हेलो गाइस। तो आज हम लोग अब इस नए एपिसोड में एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोग रिग्रेशन पढ़ रहे थे, जिसमें कि बेसिकली हमारे पास डेटा पॉइंट्स जो होते थे उनके बेसिस पे हमें जो प्रिडिक्शन करनी होती थी वो कंटिन्यूस प्रिडिक्शन होती थी। एक कंटिन्यूस नंबर काइंड ऑफ हमें प्रिडिक्ट कंटिन्यूस वैल्यू ऑफ नंबर प्रिडिक्ट करके देनी होती थी। बेसिकली न्यूमेरिकल डेटा सेट पे अभी तक हम लोग काम कर रहे थे, जिसमें जो हमारा टारगेट वेरिएबल था वो न्यूमेरिक था। लेकिन अब हम लोग एक नए टाइप ऑफ प्रिडिक्शंस पे जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग को नंबर्स, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं करनी है, रादर हम लोगों को एक क्लासिफिकेशन प्रिडिक्शन देनी है। बेसिकली हमारे सिर्फ हमारे टारगेट आउटपुट में या तो वैल्यू एक क्लास को बिलोंग करेगी, यानी एक लेबल को बिलोंग करेगी, या दूसरे लेबल को बिलोंग करेगी। तो हम लोगों को ऐसा अपना प्रिडिक्शन बेसिकली बताना है। तो इसमें हमारे पास दो टाइप के मॉडल्स होते हैं क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स में। एक हमारे पास एक हमारे पास होता है ओके। तो हमारे पास दो क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स होते हैं। हमारे पास आता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और दूसरा हमारे पास आता है डिसीजन ट्री। तो सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे, जैसे हम लोग अभी तक रिग्रेशन पढ़ते आए थे, रिग्रेशन में हम लोगों को बेसिकली ग्राफ में एक लाइन प्लॉट करनी होती थी। तो हमारे पास ग्राफ में डेटा पॉइंट्स होते थे और उसमें हम लोग लाइन प्लॉट करते थे जो कि बेस्ट फिट करती थी हमारे डेटा पॉइंट्स को। हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी, इवन दो ये क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है, लेकिन इसमें इसको रिग्रेशन नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि हम लोग एक लाइन प्लॉट करने की कोशिश करते हैं जो कि डेटा पॉइंट्स को फिट करे यहाँ पे। बट पॉइंट्स थोड़े अलग तरीके से बटे होते हैं। अगर आप समझने की कोशिश करें, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो, वाई एक्सिस में सिर्फ दो वैल्यूज़ हैं। या तो हम लोग एटलीस्ट, क्योंकि क्लासिफाई करने के लिए हम लोग दो ही वैल्यूज़ दे सकते हैं, तो हम लोग वाई एक्सिस में एक क्लास को 0 वैल्यू असाइन कर देते हैं, दूसरी क्लास को 1 वैल्यू असाइन कर देते हैं। जनरली ऐसे होता है कि 0 आपका पॉजिटिव वैल्यू होती है। जैसे अगर मान लीजिए आपका ट्यूमर का साइज़ है तो 0 ज़्यादातर स्टैंड करेगा अगर तो वो मलिग्नेंट केस है, और अगर आपका 1 है तो वो यानी आपका बिनाइन केस है। जनरली ऐसे बांट दिया जाता है, वरना आपकी खुद की मर्ज़ी है, आप कैसे भी बांट सकते हैं अपने लेबल्स को। 0 पे कोई भी लेबल दे सकते हैं, 1 पे कोई भी लेबल दे सकते हैं। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट ये है कि आपको यहाँ पे न्यूमेरिकली बांटना होता है लेबल्स में। बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, तो इसलिए सिर्फ दो ही वाई की वैल्यूज़ यूज़ होंगी। लेकिन अगर यहाँ पे दो ही वाई की वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं, तो यानी आपके डेटा पॉइंट्स कॉन्टिन्यूस स्प्रेड ना रख करके डेटा पॉइंट्स आपके एक ऐसा स्प्रेड प्रेफर करेंगे। लेट से आपके ये वाले पॉइंट्स जो हैं वो बिनाइन ट्यूमर्स के साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सॉरी, मैं आप लोगों को पहले बताना भूल गया, ये एक्स एक्सिस में आपका ट्यूमर का साइज़ है, ट्यूमर साइज़। तो जब आपका एक्स एक्सिस में ट्यूमर साइज़ है तो कुछ ट्यूमर आपका, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक आपका यहाँ जो आपके डॉट से रिप्रेजेंटेड है वो आपके मलिग्नेंट ट्यूमर्स को रिप्रेजेंट करता है, और जिनका भी साइज़ आपका एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के बियॉन्ड है वो आपके बेसिकली बिनाइन ट्यूमर्स को रिप्रेजेंट करता है। आई एम सॉरी, ये वाला आपका मलिग्नेंट होएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि जिसका ट्यूमर साइज़ बड़ा है वो ऑफ कोर्स मलिग्नेंट आएगा, और बिनाइन आपके ट्यूमर्स वो होंगे जिनका कि साइज़ आपके थ्रेशोल्ड वैल्यू से छोटी है। आप जैसा सोच ही पा रहे होंगे कि एक कोई ऐसी एक्स की वैल्यू होगी जिसके बियॉन्ड अगर आपका ट्यूमर साइज़ है तो फिर वो मलिग्नेंट हो जा रहा है, और अगर उस एक्स वैल्यू, उस थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम वैल्यूज़ हैं तो फिर वो आपका बिनाइन हो रहा है। तो एक थ्रेशोल्ड वैल्यू, ये बेसिकली फिगर आउट करना है, ये तो खैर हम लोगों का काम नहीं होता है, लेकिन ऐसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से ही के पैरामीटर्स
ही हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन को बनाते हैं। तो जैसा अब मैं अब मेन टॉपिक पे आता हूँ कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन है क्या। अभी तक हम लोग एक लाइन प्लॉट करते थे यहाँ पे, राइट, एक लाइन प्लॉट करते थे अपने डेटा पॉइंट्स के को बेसिकली सिमुलेट करने के लिए। बट यहाँ पे हमारे डेटा पॉइंट्स एक लाइन से तो आई डोंट थिंक कि आ पाएंगे। आप कैसी भी लाइन इसमें ड्रॉ करने की कोशिश कर दें, आपका बेस्ट फिट तो शायद नहीं ही आ पाए। अगर जैसे मैं लेट्स से ऐसे करके एक लाइन बनाता हूँ, ये तो बिल्कुल एक, ये तो बहुत ही बेकार है लेट्स से, क्योंकि आप जैसा देख पा रहे हैं इसमें कुछ पॉइंट्स तो तब भी ये पॉइंट लेट्स से काइंड ऑफ फिट कर सकता है, ये पॉइंट काइंड ऑफ फिट कर सकता है, बट इसके बियॉन्ड ये वाला पॉइंट तो आप जैसा देख पा रहे हैं इस वाली वैल्यू पे ये लाइन आउटपुट 1 से ऊपर दे रही है। ये बेसिकली चीज़ ये है कि एक लाइन आपके कंटिन्यूस वाई वैल्यूज़ को देगी, जो कि सेंस नहीं बनाता है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में, क्योंकि आपको अपने आपको अपने क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम में आंसर सिर्फ 2 आने चाहिए, 2 वाई की वैल्यूज़ आनी चाहिए। जबकि आपका एक लाइन जो है, जिस तरीके की लाइन हमने यहाँ पे बनाई है, वो एक कंटिन्यूस आंसर देगा। तो हमको यहाँ पे लाइन की जगह ज़्यादा ज़रूरत है एक ऐसे किसी फंक्शन की जो कि इस पैटर्न को फॉलो कर पाए। अब अगर तो आप जानते हो एक फंक्शन होता है मैथ्स में, अगर आपने पढ़ा होगा, जिसको कि हम लोग स्टेप फंक्शन बोलते हैं। स्टेप फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, उस थ्रेशोल्ड वैल्यू के बियॉन्ड ये वैल्यू 1 कर लेता है अपनी, और उससे पहले ये वैल्यू 0 रखता है। तो ऐसा ही हम लोग यहाँ पे स्टेप फंक्शन जैसा बिहेवियर देख पा रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं ये आपका स्टेप फंक्शन जैसा ही बिहेवियर है, लेकिन ये स्टेप फंक्शन का बिहेवियर मैथमेटिकली मॉडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब इतना स्ट्रेट ऐसे एजेस जनरली मैथ्स में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। हमेशा आपके मैथ्स में जो कर्व्स होते हैं वो ग्रेजुअल ही मूव करते हैं। तो उसको मॉडल करने के लिए हम लोग एक फंक्शन लेते हैं काम में, जो कि कुछ ऐसा दिखता है 1/1 + e⁻⁻z। अब ये फंक्शन कैसा दिखता है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले 0, जब x एक्सिस की वैल्यू 0 होती है तो उस पे इसकी वैल्यू 0.5 होती है। मैं इसको पहले फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, 1 + e⁻⁻x। बियॉन्ड 0 जब ये पॉजिटिव वैल्यू रख रहा होता है तो ये टेंड करता है 1 के टुवर्ड्स। कभी 1 नहीं हो पाती है, बट ये टेंड करता है 1 के टुवर्ड्स। और जब ये नेगेटिव वैल्यू रख रहा होता है तो ये टेंड करता है 0 के टुवर्ड्स। तो ऐसा होता है। इस फंक्शन को बेसिकली हम लोग सिग्मॉइड फंक्शन नाम देता है। ये होता है आपका सिग्मॉइड फंक्शन। इसी सिग्मॉइड फंक्शन जैसा हमारा स्टेप फंक्शन आप देख सकते हैं, ये काफ़ी हद तक स्टेप फंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उस थ्रेशोल्ड वैल्यू के बियॉन्ड ये एक वैल्यू रखने की कोशिश कर रहा है, टेंड कर रहा है उस वैल्यू पे, और उस वैल्यू से नीची वैल्यू पे एक दूसरी वैल्यू रखने की कोशिश कर रहा है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस चीज़ को काम में ले सकते हैं अपने इस चीज़ को मॉडल करने के लिए। तो इसी के लिए हम लोग अपना यूनिट स्टेप एक सिग्मॉइड फंक्शन बनाते हैं। तो यही सिग्मॉइड फंक्शन ही हमारे लॉजिस्टिक रिग्रेशन से बन के आता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन का काम होता है एक सिग्मॉइड फंक्शन को मॉडल करना। अब हम लोग इसके कोड के पार्ट पे बढ़ते हैं। कोड पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और टॉपिक बस जल्दी से ब्रीफली बताना चाहूँगा, जिसको कहते हैं हम लोग डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री आपका एक बेसिकली हम जानते भी होंगे, हम लोग इनफैक्ट डिसीजन ट्री काफ़ी हम लोगों के लिए फेमस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब खुद डिसीजन लेते हैं तो काफ़ी हद तक डिसीजन ट्री जैसा ही कुछ फॉलो करते हैं। जैसे अगर आपको लेट्स से आपका एक सिनारियो है कि आपको आज सॉकर खेलना है कि नहीं। सॉकर यूरोप में बहुत फेमस टर्म है। बेसिकली सॉकर मतलब वही आपका फुटबॉल होता है।
तो अगर आपको आज फुटबॉल खेलना है तो आप क्या क्या पैरामीटर्स देखोगे? जैसे आप वेदर देखोगे कि वेदर सनी है, क्लाउडी है, रेनी है। अगर तो आपने डिटरमाइन कर लिया कि आपका वेदर आज सनी है, तो फिर आप एक और पैरामीटर देखोगे कि आज ह्यूमिडिटी कैसी है। सनी है तो ऑब्वियसली आपकी ह्यूमिडिटी होएगी। ह्यूमिडिटी अगर तो हाई है तो आप फिर फुटबॉल खेलना नहीं प्रेफर करोगे, आपको ज़्यादा पसीना आएगा, आप जो है नहीं ट्राई करोगे कि नहीं खेलता है, दिक्कत होएगी। लेकिन अगर आपकी ह्यूमिडिटी नॉर्मल है तो आप बोलोगे हाँ सनी भी है, ह्यूमिडिटी नॉर्मल भी है, खेला जा सकता है। ऐसे ही अगर आपका वेदर क्लाउडी है तो क्लाउडी इनफ है बताने के लिए कि आप जो है खेल सकते हो सॉकर, क्योंकि क्लाउडी होने से आपको मतलब धूप नहीं पड़ रही है, माहौल अच्छा है आपका, आप खेल सकते हो। वही वेदर अगर आपका रेनी है और विंड ब्लो कर रही है, अगर विंड स्ट्रांगली ब्लो कर रही है तो फिर तो बिल्कुल आप नहीं खेल सकते हो। लेकिन अगर विंड आपकी वीक है तो भी आप खेल सकते हो। तो ये आपका एक टाइप से डिसीजन ट्री, ये आपका डिसीजन ट्री सिग्निफाई करता है। डिसीजन ट्री में होता क्या है, आपके नोड्स होते हैं, हर एक आपके नोड्स होते हैं। इन नोड्स में आपका एक एक फीचर होते हैं। इस फीचर को कैसे सिलेक्ट किया जाता है ये आपके मॉडल के ऊपर है। इसमें बेसिकली एंट्रोपी का यूज़ होता है, इंफॉर्मेशन गेन यूज़ होते हैं। हम लोग अभी उस मैथ्स के टर्म्स में नहीं जाएंगे हम लोग को, क्योंकि बेसिकली कोड समझना है। बट यहाँ पे मोटा मोटी क्या होता है कि आपका एक फ़ीचर सेलेक्ट होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आप जाते हैं। आप बेसिकली आपके फ़ीचर में बहुत सारे वैल्यूज़ होंगे, तो जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ के बेसिस पे आप नेक्स्ट नोड पे, नेक्स्ट डिसीजन पे मूव करते हैं। उस नेक्स्ट नोड पे एक और फीचर होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जैसे आप वेदर पे देख सकते हैं। इसी पे ही आपका सीधा लीफ नोड आ गया है। लीफ नोड बेसिकली ये बताता है कि आपका लेबल क्या आप दे पा रहे हो उसको, जो आपका टारगेट वेरिएबल, टारगेट आपका लेबल होता है, वो आप जो असाइन करते हो वही है आपका जो हम लोग यहाँ लीफ नोड बना रहे हैं। लीफ नोड से पहले आपके मल्टीपल नोड्स भी आ सकते हैं, जो कि और फीचर्स हैं, बाकी फीचर्स हैं जो कि आपको और हेल्प कर रहे हैं अपना क्लासिफिकेशन करने में, और वरना डायरेक्टली आप लीफ नोड पे भी आ सकते हो। अब हम लोग कोड पे बढ़ेंगे। कोड पे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ बस मैं आप लोगों को एक चीज़ बस बताना चाहूँगा। डिसीजन ट्री में एक दिक्कत हो सकती है कि हम लोग ओवर फिटिंग के कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं। ओवर फिटिंग बेसिकली क्या होती है, देखिए हम जैसे डिसीजन ट्री बना रहे हैं, डिसीजन ट्री में हम लोग एक नोड बनाते हैं। उस नोड से हम लोग उस नोड में हम फिर फीचर जो उस बेसिकली वो फीचर होएगा, उस फीचर के माध्यम से हम लोग अपने डेटा सेट को स्प्लिट करेंगे मल्टीपल नोड्स में। अब लेट से एक एक नोड आया, इसमें हम लोगों ने एक और स्प्लिट मारा एक और फीचर के मदद से, फिर हम लोगों ने और फीचर्स के मदद से और स्प्लिट मारते रहे। अगर ऐसे करते करते हम लोग बहुत ज़्यादा फीचर्स को यूज़ करेंगे अपने नोड्स में, बेसिकली बहुत ज़्यादा अगर हम लोग नोड्स यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग ओवर फिटिंग में ओवर फिटिंग करवा सकते हैं, जो कि हम लोगों को बेसिकली नहीं करवानी होती है। आपने लीनियर रिग्रेशन में भी देखा है या पॉलिनोमियल रिग्रेशन में भी देखा है कि ओवर फिटिंग एक दिक्कत होती है, जिसको कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि ना हो, जिसके लिए हम लोग वहाँ पे लासो रिग्रेशन और रिज रिग्रेशन जैसे मेथड्स यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे ओवर फिटिंग क्यों होती है ज़्यादा नोड से, आपको ऐसे भी समझा सकता हूँ मैं कि आप बेसिकली अपने आप जो अपने फ़ीचर्स यूज़ कर रहे हो, आप उन फीचर्स में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक के मतलब स्पेसिफिसिटी लाने की कोशिश कर रहे हो। आप रादर दैन कि आप एक जनरलाइज्ड रूल बनाते हैं कि मैं पहला नोड देखूंगा और मैं एक फ़ीचर देखूंगा, दूसरा फ़ीचर देखूंगा, फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे डेटा सेट्स हैं उनको उनके बेसिस पे ही क्लासिफाई करने की कोशिश करूंगा कि इसका लेबल येस आएगा या नो आएगा, या जो भी आपका लेबल्स हैं, बेनाइन मैलिग्नेंट जो भी है, वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लेट से आपका एक नोड है, उस एक फ़ीचर है, उसमें जो डेटा स्प्लिट आ रहा है उसमें 97% आपके यस कह रहे हैं, 3% आपके नो कह रहे हैं।
तो रादर दैन कि आप अब इस पे भी एक और नोड लगा के स्प्लिट करने की कोशिश करें फीचर्स के थ्रू, आप ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि क्योंकि 97% कह रहे हैं कि यस है, इवन दो 3% कह रहे हैं कि नो है, आप सीधा यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें कि हाँ ये यस है, ये यहाँ पे नो है। ठीक है, यहाँ पे मतलब मतलब लेट्स से आपका ये वाला नोड था विंडी वाला, मैं वापस उसी इस इमेज से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए वेदर आपका सनी था, सनी के बाद आपने ह्यूमिडिटी चेक करी, अगर ह्यूमिडिटी हाई है और हाई ह्यूमिडिटी में लेट्स से 97% लोग कह रहे हैं कि हाई ह्यूमिडिटी में हम लोग नहीं खेलेंगे, और 3% डेटा 3% टपल्स कह रही हैं कि हाँ मैं हाई ह्यूमिडिटी में भी खेल सकता हूँ, तो क्या आप एक और आप प्रेफर करेंगे कि मैं एक और फीचर को यूज़ करके एक और स्प्लिट मारूं, इवन दो मेरे को पता है कि 97% बार कहा जा रहा है कि हाँ हाई ह्यूमिडिटी में मैं नहीं खेलूँगा। तो आप खुद ही से ही बता सकते हैं कि हो सकता है वो 3% वाला जो डेटा हो वो नॉइस हो, या वो मिस क्लासिफिकेशन हो गई हो उसकी। तो हम एक हम 97% मेजॉरिटी पे ही हम कहना चाहेंगे, हम एक जनरलाइजेशन करना चाहेंगे कि हाँ यहाँ पर जो हमारा नोड है वो काफ़ी हद तक हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं, हम लोगों को नहीं खेलने, हम लोगों को सॉकर नहीं खेलना है। हम एक डिसीजन यहाँ पे इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं इवन दो 97% लोग नो कह रहे हैं। ऐसे ही आपके नॉर्मल पे भी है कि ह्यूमिडिटी नॉर्मल है, नॉर्मल ह्यूमिडिटी पे बहुत सारी टपल्स आपकी कह रही हैं कि हाँ हमें खेलना है, लेट्स से 85% कह रहे हैं कि हाँ हमें खेलना है, 50% कह रहे हैं कि नहीं हमें नहीं खेलना है। तो आप 85% मेजॉरिटी के साथ भी अगर जाएं और यहाँ पे यस डिसीजन ले लें, तो मैं तो कहूँगा कि कोई बुरी बात नहीं है कि हाँ आपने मेजॉरिटी के बेसिस पे डिसीजन ले लिया। हाँ बेहतर होता कि आप जो है और भी नोड्स को यूज़ करते हैं डिसीजन में, कि यहाँ पे अगर 85% लोग कह रहे हैं कि हाँ मेरे को खेलना है, लेकिन 15% कह रहे हैं नहीं मेरे को नहीं खेलना है, तो आप एक और फीचर को यूज़ करके डेटा बेसिकली यूज़ कर सकते हैं कि हाँ फर्दर स्प्लिटेंस हो जाए, और फिर उससे भी आपको अगर 100% का शायद मिल सकता था। लेकिन उतना अगर हम लोग डेप्थ में जाना शुरू कर देंगे नोट्स के, तो फिर हम लोगों का जनरलाइजेशन से ज़्यादा हमारा स्पेशलाइजेशन होना शुरू कर देगा। यानी वो उस ट्रेनिंग डेटा के ऊपर कुछ ज़्यादा ही रिलायंट हो रहा है। उस ट्रेनिंग डेटा में जो यस और नो कह रहे हैं वो उस पर लकीर का फ़कीर बनता जा रहा है कि जब तक ट्रेनिंग डेटा सेट में हर कोई यस नहीं कह देता, मैं उसको मानूंगा ही नहीं। जब तक ट्रेनिंग डेटा सेट में हर कोई नो नहीं कह देता, मैं उसको मानूंगा ही नहीं। तो हमें स्पेशलाइजेशन नहीं करना है, हमें जनरलाइजेशन भी अगर हमारा हो रहा है और ओवर जनरलाइजेशन भी नहीं करना है, तो एक स्वीट स्पॉट ढूंढना होता है कि एक थ्रेशोल्ड वैल्यू हमें बेसिकली रख लेनी चाहिए। लेट्स से हम लोग एक थ्रेशोल्ड वैल्यू अपने से बना लेते हैं कि 70% से अगर कोई ऊपर यस कह रहा है तो हम उसको यस ही डिक्लेयर कर देते हैं। अगर 70% से बिलो है हमारा यस वैल्यू, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ फर्दर नोड्स को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। तो ये हमारा ओवर फिटिंग को हटाने का एक तरीका हो सकता है। एक और तरीका हम लोग यूज़ कर सकते हैं जिसको बेसिकली बोलते हैं कि डेप्थ लिमिट कर देना। तो हमारा लेट्स से कि हम लोग कह दें कि हमारी 3 डेप्थ तक ही हमको अपना ये ग्रो करना है, हमारा जो ट्री है उसको सिर्फ 3 की डेप्थ तक ही ग्रो करना है। तो हम लोग पे ऑलरेडी एक लिमिट आ गई कि हम लोग एक नोड यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद 2 नोड यूज़ करेंगे, फिर उसके आगे हम लोग एक तीसरी नोड यूज़ कर सकते हैं। 3 नोड के अलावा अब हम लोग अगर एक और नोड यूज़ करना चाह रहे हैं तो यानी हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, हम लोग को यहीं पे ही अपनी लीफ नोड से इंट्रोड्यूस हो जानी चाहिए। तो ये हम लोग डेप्थ लिमिटिंग भी यूज़ कर सकते हैं। डेप्थ लिमिट अगर आपके अल्फ़ा की ही तरह है, जैसे हम लोगों ने रिज सिलेक्शन में अल्फ़ा देखा था, हम लोगों ने SVR में भी हमने बहुत सारे पैरामीटर्स देखे थे,
कि आपको एक स्वीट स्पॉट ढूंढना होता है उन पैरामीटर्स का। तो डेप्थ लिमिट भी आपका एक पैरामीटर है, आपको एक स्वीट स्पॉट देखना होता है। आपके ट्रेनिंग डेटा पे डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके का डेप्थ लिमिट बेस्ट होगी उसके लिए। कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है कि डेप्थ लिमिट यही वैल्यू आपकी बढ़िया रहती है। अलग अलग ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से आपका डिसीजन ट्री अलग अलग डेप्थ लिमिट ऑप्टिमाइज डेप्थ लिमिट ले सकता है। तो ये हमने देख लिया डिसीजन ट्री और लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब हम लोगों ने क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स तो देख लिए हैं, लेकिन उन क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को चेक करने के लिए कि वो हमारे लिए कितने सूटेबल हैं, हमारे ट्रेनिंग डेटा सेट पे कितने सूटेबल हैं, हम लोगों को कुछ पैरामीटर्स भी फिगर आउट करने चाहिए, कुछ मैट्रिक्स होने चाहिए जिनको कि हम बेसिकली कैलकुलेट करें, जिससे कि हमें पता चले कि ये काम कर रहा है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम या नहीं। तो जैसा हमको याद होगा कि लीनियर रिग्रेशन में और बाकी पॉलिनोमियल रिग्रेशन, इन सब में हम लोग आर स्क्वायर और एमएसई वैल्यूज़ कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स के लिए हम लोग जो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं वो होती हैं एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल वैल्यू, कंफ्यूजन मैट्रिक्स और F1 स्कोर। तो अब एक एक करके हम लोग इनको भी समझते हैं ये क्या होती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स समझाना चाहूँगा। कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हम लोग एक 2x2 का मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसमें कि आप एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में प्रेडिक्शन और एक्चुअल वैल्यूज़ लेते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू बेसिकली एक्चुअल लेवल और प्रेडिक्टेड लेवल क्या है। तो आपका लेट्स से मैं ट्यूमर का ही एग्जांपल लूँगा कि एक्चुअल आपका ट्यूमर लेट्स से मैलिग्नेंट था और यहाँ पे बेनाइन के लिए हम लोग देखेंगे, और यहाँ पे प्रेडिक्शन हमारे मॉडल ने क्या बोली है। हमारे यहाँ पे मॉडल कह रहा है कि मैलिग्नेंट है और यहाँ पे हमारा मॉडल कह रहा है कि बेनाइन है। तो इस वाले कॉलम में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एक्चुअली जो टेस्टिंग डेटा सेट है वो कह रहा है कि मैलिग्नेंट है, और यहाँ के लिए वो कह रहा है कि बेनाइन है, और यहाँ पे प्रेडिक्शन आपका जो मॉडल दे रहा है वो मैलिग्नेंट दे रहा है, बेनाइन दे रहा है। तो आप खुद ही अब इन कॉलम्स को समझ सकते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे इस कॉलम के लिए आपका इस एंट्री के लिए आपका प्रेडिक्शन भी आ रहा है मैलिग्नेंट का और एक्चुअली भी मैलिग्नेंट है, यानी यहाँ पे आपका करेक्ट प्रेडिक्शन दे रहा है। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं ट्रू पॉजिटिव। हम लोग मानते हैं कि मैलिग्नेंट की वैल्यू पॉजिटिव है हमारे लिए, और ज़रूरी नहीं है कि आपका मैलिग्नेंट ही पॉजिटिव हो, आप बेनाइन को भी अपना पॉजिटिव मान सकते हैं। मैं यहाँ पे मैलिग्नेंट को अभी पॉजिटिव मान के अपना काम कर रहा हूँ। तो अगर तो आपका मैलिग्नेंट पॉजिटिव है तो हम ट्रू पॉजिटिव का बेसिकली मतलब हुआ कि हम लोगों ने प्रेडिक्शन मारी पॉजिटिव की और वो ट्रू निकली, यानी वो एक्चुअल से मैच कर रही है। ऐसे ही आपका बेनाइन होता है बेनाइन मतलब आपका नेगेटिव हम मान के चल रहे हैं। बेनाइन अगर वो आउटपुट दे रहा है तो वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपका एक्चुअली बेनाइन था लेकिन प्रेडिक्शन आपकी मैलिग्नेंट की आई, यानी ये फॉल्स पॉजिटिव दे रहा है। इसने आउटपुट पॉजिटिव दिया बट ये आउटपुट फॉल्स निकला एक्चुअल वैल्यू से जब हमने कंपेयर किया, तो ये फॉल्स पॉजिटिव का कॉलम है या का एंट्री है। अब इस वाले को ऐसे ही हम नाम देने की कोशिश करते हैं। ये वाला क्या है, यहाँ पे आपका प्रेडिक्शन आया बेनाइन का, बेसिकली आपने नेगेटिव प्रेडिक्शन मारी, बट आपका एक्चुअली ये मैलिग्नेंट था, यानी आपने फॉल्स आंसर दिया नेगेटिव में, तो ये फॉल्स नेगेटिव की एंट्री हो जाती है। और यहाँ पे आपका प्रेडिक्शन आ रहा है बेनाइन का और एक्चुअली भी वो बेनाइन है,
यानी आपने नेगेटिव प्रिडिक्शन करी है और वो ट्रू है, तो ये ट्रू नेगेटिव वाला कॉलम हो जाता का एंट्री हो जाती है। तो इस तरीके से इन कॉलम्स, इन एंट्रीज के नेम पड़े हैं। अब यहाँ जैसे आप समझ ही पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो ट्रू पॉजिटिव है उनके आपको नंबर्स देने होते हैं। मतलब बेसिकली आपका पूरा जो ट्रेनिंग डेटा सेट है, सॉरी टेस्टिंग डेटा सेट है, उसमें कितने एक्चुअली वो कितने आपके प्रिडिक्शन आपने मैलिग्नेंट के करे और वो एक्चुअली मैलिग्नेंट निकले, उसका नंबर आप लिखते हैं। तो अभी हम जब कोड देखेंगे तो उसमें एक्चुअल नंबर्स हम देखेंगे। यहाँ पे मैं बस एक नंबर उठा ले रहा हूँ, जैसे लेट्स से 70 आपने 70 मैंने एक नंबर ले लिया कि 70 आपने मलिग्नेंट बोले थे और वो निकले भी मलिग्नेंट। फिर आपने बिनाइन करे तो बिनाइन आपको पता चला कि लेट्स से आई डोंट नो 30 आपने बोले, 30 आपने बोले कि मलिग्नेंट है जबकि वो बिनाइन निकले। ऐसे ही मैं कहूँगा कि फॉल्स नेगेटिव के लिए मैंने इसको नंबर देता हूँ, आई डोंट नो 52 जैसे दे दिया मैंने इसको, और इसको मैंने नंबर दे दिया 48। कुछ भी, मैं ऐसा नहीं है कि मेरे को 100 ही मैच कराए, मैं बस कुछ भी रैंडमली मैंने नंबर्स इनको दे दिए। तो अब इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बेसिस पे, ये आपकी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होती है, ऐसे ही कुछ नंबर्स आते हैं। ये नंबर्स आपको एक एक कॉलम में क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैंने तो अभी आपको ये बताया है। अब इसी कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के बेसिस पे हम जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं वो निकालने की कोशिश करते हैं। पहले तो आपकी एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी बेसिकली होती है कि आपने क्या क्या ट्रू प्रिडिक्शन मारे हैं, बेसिकली आपके जो प्रिडिक्शंस आपने मारे हैं कितने ट्रू हैं, डिवाइडेड बाय जो टोटल आपने प्रिडिक्शंस मार रखे हैं। तो जैसे अभी ऊपर, अगर हम ऊपर के केस से हम लोग देखें तो हमारे टोटल प्रिडिक्शंस आप देख पा रहे हैं 70 + 30, 70 + 30 + 52 + 48, इतने सारे हमारे टोटल प्रिडिक्शंस हैं। इन सब का सम करके अपॉन ट्रू का क्या मतलब हुआ? ट्रू का मतलब हो गया कि आपके कितने आपने ट्रू बोले, मतलब आपने जो आंसर दिए, चाहे आप मलिग्नेंट बताओ चाहे आप बिनाइन बताओ, कितने आपने एक्चुअली आपका मॉडल सही सही आंसर दे पाए हैं। तो जैसा आप देख सकते हो 48 यहाँ पे दिया है, 70 यहाँ पे दिया है। ऑल दो वेट, ये मॉडल कुछ थोड़ा बेकार यानी काम कर रहा है, क्योंकि अगर ये ट्रू 48 ही दे पा रहा है और नेगेटिव ये वो दे रहा है तो इसका मतलब ये बेकार है। मैं इसका थोड़ा नंबर्स चेंज करना चाहूँगा। चेंज कर देता हूँ, ये 48 भी काफ़ी कम ही हो गया। मैं इसको 37 कर देता हूँ, इसको 63 कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 63 मान लीजिए, यहाँ पे 37 मान लीजिए, ठीक है। चलिए आपको ऐसे देखने को मिलेगा। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 63 + 70 हो जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हो ट्रू वाले मैंने ऐड करे, तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ये आपकी एक्यूरेसी की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से हमने एक पढ़ा था प्रेसिजन। प्रेसिजन होता है कि आपने कितने ट्रू प्रिडिक्ट आपने कितने पॉजिटिव्स प्रिडिक्ट करे हैं अपने टोटल जो आपने प्रिडिक्शंस मारे हैं उसमें आपने कितने पॉजिटिव प्रिडिक्शंस मारे हैं, पॉजिटिव आपके कितने प्रिडिक्शंस हैं, और उन पॉजिटिव प्रिडिक्शंस में से आपके कितने सही हुए, ट्रू पॉजिटिव्स कितने हैं। तो बेसिकली आपने जो प्रिडिक्शन मार रहे हो आप कितने प्रिसीजन से वो प्रिडिक्शंस मार पा रहा है आपका मॉडल, ये आपका प्रिसीजन बताता है। तो इसमें जैसे हम लोग अगर देखें तो 70/70 + 30 हमारा आंसर हो जाएगा।
क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन पॉजिटिव का यानी मैलिग्नेंट का ये है 70+30, क्योंकि मैलिग्नेंट प्रिडिक्ट कर रहा है 70 भी और 30 भी। ये आपके पॉजिटिव प्रिडिक्शंस हैं, और इन पॉजिटिव प्रिडिक्शंस में से ट्रू कितने हो पाए? सिर्फ 70 हो पाए, तो ये आपका प्रिसीजन है। अब ऐसे हम लोग एक और वैल्यू होती है रिकॉल वैल्यू। रिकॉल वैल्यू क्या होती है? रिकॉल वैल्यू में बेसिकली आपके कितने एक्चुअल पॉजिटिव्स थे और उनमें से आप कितने ट्रू, आप कितने सही कर पाए हो। तो रिकॉल वैल्यू बेसिकली बताती है कि एक्चुअली जो आपको आंसर देना चाहिए था उसमें से आपके आंसर कितने सही हैं। प्रिसिशन क्या होता है? प्रिसिशन होता है कि आपके जो आप प्रिडिक्शंस मार रहे हो उसमें से कितना सही प्रिडिक्शन है, और ये होता है कि आपका टेस्टिंग डेटा सेट है, उस टेस्टिंग डेटा सेट में एक्चुअली कितने पॉजिटिव थे और आप उसमें से कितना पॉजिटिव बता पाए हो। तो आपका प्रिसिजन ज़्यादा डिपेंड करता है आपके मॉडल पे, जबकि आपका रिकॉल ज़्यादा डिपेंड करता है आपके टेस्टिंग डेटा सेट पे। तो इसकी वैल्यू हम अगर कैलकुलेट करें तो ये क्या हो जाएगी? ये ऊपर तो न्यूमरेटर में 70 आएगा, डिनोमिनेटर में हमारा 70+37 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली मैलिग्नेंट 70+30 ये 37 ये दोनों हैं, और इसमें से कितने ये सही कर पाया? सिर्फ 70 कर पाया। अभी हमने 3 वैल्यूज़ देखी हैं, एक और वैल्यू होती है जिसे हम बोलते हैं F1 स्कोर। F1 स्कोर क्या होता है? F1 स्कोर होता है हार्मोनिक मीन ऑफ बोथ रिकॉल वैल्यू एंड प्रिसिजन। हार्मोनिक मीन हम लोग कैसे निकालते हैं? हार्मोनिक मीन कुछ नहीं होता है, आपका जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं जिनका कि आप मीन निकालने की कोशिश कर रहे हो, बेसिकली रिकॉल और प्रिसिजन है, तो यानी 2 ही आपकी वैल्यूज़ हुई। तो 2/1 जो भी रिकॉल का आपकी वैल्यू आई है, साथ में 1 प्रिसिजन की जो भी वैल्यू आई है, ये आपका F1 स्कोर दे देगा। तो ये होता है 4 मैट्रिक्स जो कि आप कैलकुलेट करते हो अपने क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम के लिए, साथ में कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब इन सारी चीज़ों को एक साथ हम लोग देखेंगे कोड में। आई होप आपको इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा थ्योरी का। तो अब चलते हैं सीधा कोड पे। सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लेंगे लाइब्रेरी scikit-learn, matplotlib, pandas, numpy। इंपोर्ट करा लेंगे pandas, numpy, matplotlib, scikit-learn से टेस्ट स्प्लिट, scikit-learn से स्टैंडर्ड स्केलर, scikit-learn से हम डेटा सेट भी उठा लेंगे एक ब्रेस्ट कैंसर का। ठीक है, तो ट्यूमर आपका इसी में होता है। और 2 हमें मॉडल उठाने हैं, 2 क्लासिफिकेशन मॉडल जो कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन और डिसीजन ट्री क्लासिफायर, और एक प्लॉट ट्री यूज़ करेंगे हम मैटप्लॉटलिब के लिए, ताकि हम अपनी डिसीजन ट्री को प्लॉट कर पाए। तो मैटप्लॉटलिब नहीं है, सॉरी, ये scikit-learn में ही होता है प्लॉट ट्री। तो और मैट्रिक्स हमें चाहिए थी, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में आ जाएगा आपका प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और एक्यूरेसी स्कोर। ठीक है, ये चीज़ें इंपोर्ट करा ली सक्सेसफुली। फिर हम क्या करेंगे, लोड करेंगे डेटा सेट को, क्योंकि scikit-learn में अवेलेबल था तो हमने इसका सीधे सीधे इंस्टेंस बना लिया इस डेटा का। और फिर डेटा फ्रेम बनाएंगे इस इंस्टेंस का। कैसे बनाएंगे? डॉट डेटा करेंगे तो एक्स फीचर्स के अंदर जो डेटा होगा वो आ जाएगा, और कॉलम का नेम कैसे आएगा? डेटा डॉट फीचर्स नेम से। और वाई क्या अपना टारगेट, तो डेटा डॉट टारगेट नाम का सीधा सीधा आपका फंक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, और नेम आपका, उसका नेम रख देंगे आप टारगेट उस कॉलम का। तो सीरीज बन गई आपकी और डेटा फ्रेम बन गया। इसको प्रिंट करा के लिखते हैं, 5-5 रोज हेड करके प्रिंट करा लेते हैं। ये देखिए आपका है फीचर्स, इतने सारे फीचर्स है इसमें, 30 कॉलम्स है फीचर्स के, और 5 रोज अब प्रिंट कराएंगे अभी भी। तो देखिए किस टाइप के आपके कॉलम्स हैं, मीन, कॉम्पैक्टनेस, मीन रेडियस, टेक्सचर, पैरामीटर, एरिया, ये सब ट्यूमर के आपके। और आउटपुट कैसा आपका 0-1 के फॉर्म में होगा। 5 रोज इसलिए आपको 0-0 दिखा रहा है, वैसे 0-1 होगा, इसमें क्लासिफिकेशन है। और टारगेट नेम से हमने प्रिंट करवाया, हमने नीचे टारगेट नेम से प्रिंट करा रखा है। तो डेटा और टारगेट नेम से क्या है, 0 का मतलब मैलिग्नेंट और 1 का मतलब बिनाइन, तो प्रिंट हो गए उनके एक्चुअल नेम्स। अब इसको स्प्लिट करना है सीधा सीधा।
तो स्प्लिट और ट्रेनिंग और टेस्ट में स्प्लिट करने के लिए हम ये वाला हमेशा से यूज़ करते आ रहे हैं अपने वीडियो नंबर 1 से। ट्रेन टेस्ट पे इसका यूज़ करेंगे, एक्स पर अपना पूरा डेटा फ्रेम पास करेंगे और इसमें टारगेट पास करेंगे। टेस्ट साइज 80-20 रूल लगाएंगे, गोल्डन रूल मशीन लर्निंग का, 80% ट्रेनिंग में और 20% टेस्ट में। रैंडम स्टेट 42, ताकि जब मैं इसको बार बार रन करूँ तो ये सेम तरीके से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो। स्केलर आपका स्टैंडर्ड स्केलर, क्योंकि स्केल करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मैं दिखाऊँ आपको वैल्यूज़, तो ये जैसे 130 है, ये 0 में है, तो ये सबको स्केल करना पड़ेगा सेम यूनिट में। ये 1000 में है, ठीक है, कुछ रेंज में ये आपका स्केल कर देगा। तो एक्सटेंड स्केल में कैसे करेंगे, स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म। फिट और ट्रांसफॉर्म दो चीज़ें हैं इसके अंदर, 2 स्टेप फंक्शन है, ये कमांड है। तो पहले फिट होगा कि रूल्स बनाएगा उस पर ट्रेनिंग डेटा सेट पे कि किस हिसाब से उसको यूनिट कन्वर्जन करना है, और ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, वो अप्लाई कर देगा रूल्स को, तो स्केलिंग अप्लाई कर देगा। ऐसे ही हमने टेस्ट डेटा सेट भी स्प्लिट किया था। तो टेस्ट डेटा सेट पे आपको रूल्स तो नहीं बनाने हैं, क्योंकि वो तो चीटिंग हो जाएगी, वो एग्जाम है हमारा, ये हमारी बुक है और ये एग्जाम है। तो एग्जाम पे हमें सिर्फ स्केलिंग करनी है, तो टेस्ट पे हम सिर्फ स्केलिंग करेंगे। वो ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स वी हैव डिड्यूस फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा सेट। अब हम क्या करेंगे, ट्रेन एंड इवेल्युएट लॉजिस्टिक रिग्रेशन करेंगे। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल सबसे पहले करेंगे, फिर डिसेंट्री देखेंगे। पहले लॉजिस्टिक रिग्रेशन देखते हैं। मॉडल लोड कर लिया हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसके अंदर पैरामीटर पास होता है रैंडम स्टेट 42, ये तो वही काम करता है, ताकि शायद बार बार मॉडल अलग अलग ना बने, एक ही बार में बने। बार बार रन करेंगे तो सेम मॉडल बनेगा, ताकि हमारे जो एरर्स होंगी हम बाकी चीज़ों को देख पाएँ। ये हमारा सेम रहा, अगर एक्यूरेसी इंप्रूव करनी होगी तो बाकी चीज़ों को इंप्रूव करके देखेंगे अब, ना कि से, क्योंकि ये तो हमारा सेम रहेगा हर बार। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन डॉट फिट कर देंगे। अब मॉडल को ट्रेन करने पर लगा दिया, फिट मतलब ट्रेन। ये ट्रेनिंग इस पे करनी है आपके पास, क्योंकि बुक दे रखी है मैंने, बुक में आपका ट्रेनिंग डेटा सेट है, एक्स पैरामीटर्स है, फीचर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, और वाई ट्रेन में क्या है, आपके आंसर्स हैं। तो उसके बेस पे वो ट्रेन हो जाएगा, एक पैटर्न बनाएगा। पैटर्न बनाने के बाद प्रिडिक्शन करेगा। अब प्रिडिक्शन ले लेते हैं कि आपका जो मॉडल है वो प्रिडिक्शन क्या दे रहा है। तो आपको जो टेस्ट डेटा सेट पर प्रिडिक्शन निकालेंगे। अब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, क्या आंसर निकाल के दे रहा है हमारा मॉडल की, क्या आंसर दे रहा है, तो हम हमारे आंसर स्टोर हो गए इसमें वाई प्रिडिक्शन में। अब एक्यूरेसी निकालते हैं आंसर की। एक्यूरेसी का फॉर्मूला देखा था आपने, इसे समझाया था। तो इसमें हम टेस्ट पास कर देंगे कि एक्चुअल आंसर क्या है, और हमने पास कर दिया जो प्रिडिक्ट किया है। इन दोनों का यूज़ करके ये फंक्शन अपने आप बैकएंड में कैलकुलेट करके आंसर दे देगा, उसे हम 4 डेसिमल प्लेस तक डिस्प्ले करा देंगे। सिमिलरली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट करने के लिए सीधे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स लिखिए और पास कर दीजिए वाई टेस्ट, एक्चुअल वैल्यूज और प्रिडिक्टेड वैल्यूज। सिमिलरली क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में भी सेम चीज़ पास करेंगे, एक्चुअल वैल्यूज और प्रिडिक्टेड वैल्यूज। टारगेट नेम्स भी पास कर देंगे, ताकि हमारा कॉलम नेम प्रिंट होकर आ जाए कि किन किन चीज़ों की हम निकाल रहे हैं। टारगेट नेम्स में हमारा क्या था, मैलिग्नेंट था और बिनाइन था। तो मैलिग्नेंट और बिनाइन का ये देखिए दिख रहा है आपको क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और 4 मैट्रिक्स के दे रहा है आपको, प्रिसिजन, रिकॉल, एक्यूरेंस को सपोर्ट। ये आपको तीनों पढ़ा दिए गए थे अच्छे से। और ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स देख लीजिए, एक 2D मैट्रिक्स बनी है, और एक्यूरेसी देख लीजिए 97% आई है। तो ये आपका बन गया मॉडल। अब आते हैं डिसीजन ट्री पे। डिसीजन ट्री पे आ जाइए। तो डिसीजन ट्री क्या करता है आपका, हमने डेप्थ इसकी 3 रखी है। 2 तरीके होते हैं, ऋषित ने समझाया था कि एक तो डेप्थ लिमिट कर दीजिए 3 तक, या फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि वो कहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी है, 90% ज़्यादा यस दे रहा है या फिर 30% नो, ऐसे करके। ठीक है, तो डिसीजन ट्री क्लासीफायर हमने मॉडल लोड कर लिया। इसके अंदर 2 चीज़ पास करी, मैक्स डेप्थ और रैंडम स्टेट। ट्री मॉडल को इस पर ट्रेन करने लगे, क्योंकि इसमें स्केलिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अलग तरीके से काम करता है, इसमें स्केलिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम इसको डायरेक्ट ट्रेन कर सकते हैं, सीधा सीधा ट्रेन कर दिया। और ट्री मॉडल अब ट्रेनिंग कर चुके हैं। अब इसमें दिखना है कि हमारा मॉडल कैसे काम कर रहा है। तो आंसर क्या दे रहा है हमारा क्वेश्चन डेटा सेट पे, आंसर टेस्ट डेटा सेट पे आंसर क्या दे रहा है, तो वाई प्रिडिक्ट कर दिया इसने। प्रिडिक्ट करने के बाद एक्यूरेसी फिर से निकाल दी, फिर से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, फिर से क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। तो ये आपके आगे डिसीजन ट्री की 94% एक्यूरेसी आई, प्रेजेंट, रिकॉल, एक्यूरेंस स्कोर। ये कुछ अदर मैट्रिक्स हैं, इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। विजुलाइज करेंगे इस ट्री को कैसे, प्लॉट डॉट फिगर का यूज़ करके मैटप्लॉट लिख के एक फिगर बना देंगे 20x10 साइज का, इंच का। और फिर प्लॉट ट्री का यूज़ करेंगे सेकंड रन के, इससे हमारा डिसीजन ट्री प्लॉट हो जाएगा। इसमें मॉडल पास कर देंगे अपना, क्योंकि हमने डिसीजन ट्री का मॉडल का जो ऑब्जेक्ट बनाया था, इंस्टेंस बनाया था, वो ट्री मॉडल नाम से बनाया था, तो वो पास कर दिया। फील्ड से क्या है आपका कलर्स आ जाएंगे, फीचर नेम्स आ जाएंगे आपके। फीचर नेम्स मतलब जो फीचर नेम्स आपके, जैसे कि मीन कॉनकेव पॉइंट्स, वर्स्ट रेडियस, एरिया एरर, ये सब आपके आ जाएंगे। क्लास नेम्स आ जाएंगे आपके, कि टारगेट नेम्स क्या था आपके, बिनाइन, 2 ही क्लास हैं आपके पास, बिनाइन और मैलिग्नेंट, तो वो क्लास लिखा हुआ है। राउंडेड मतलब थोड़ा बॉक्स के बाद कर्व आ जाएगा, बस उसको शो कर देंगे तो आपका डिसीजन ट्री बन जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।